आज हम आपको बताएंगे अर्थक्वेक कैसे आता है। अर्थक्वेक जो है हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ी विपदा में माना जाता है, क्योंकि इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता ये कब आएगा और कितना नुकसान करके जाएगा। अब इस बात का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है ये कब आता है, कहाँ पर आता है और कितना नुकसान करके जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अर्थक्वेक आता कैसे है। बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, उससे पहले हमें जो है कुछ चीज़ों का पता लगाना चाहिए। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो प्लेट से मिलकर बनी होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर सभी जगह प्लेट्स मौजूद है। जो पृथ्वी की ऊपरी जो परत है, जिसको क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भूपट्टी कहते हैं, वो अलग अलग प्लेटों से मिलकर बनी होती है। प्लेट क्या होती है कि यानी कि एक बड़ा टुकड़ा है जिसमें दरार होती है हर जगह, छोटी छोटी उसके किनारों पर, और वो दूसरी प्लेट के साथ जुड़कर बनी होती है। ये पृथ्वी के टुकड़े जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह की कुछ प्लेटें मौजूद है धरती के ऊपर। जब ये प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराती हैं तब भूकंप आता है। जो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो डाइवर्जेंट होती है। इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, और इस प्रोसेस में क्या होगा, इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। दूसरी जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, ये आमने सामने आ जाएंगे और आमने सामने से टकराएंगी प्लेटें, उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा कि जो ये प्लेटें जो होती हैं एक दूसरे से रगड़ खाकर चली जाती है, यानी कि स्लाइड होकर चली जाती है, उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस तरह कुछ तीन जो प्रोसेस होती हैं प्लेटों की टकराने की, और इनको डिटेल में समझने के लिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। जो सबसे पहले उसमें क्या होता है, जो डाइवर्जेंट होती है उसमें स्प्रेडिंग मोमेंट जो है मोशन होती है, यानी कि जो एक दूसरे से तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि उल्टी जाएंगी। और जो ये कंस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि इसके बीच का जो मैग्मा मौजूद होता है, जिससे दूर जाने से जो दरार बनेगी उससे जो मैग्मा बाहर आ जाएगा, और मैग्मा बाहर आने से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, रिजिड बनेगी, रिजिड टोपोग्राफी बनेगी, यानी कि रिजिड टोपोग्राफी बनेगी। और जो इसमें है वोल्केनिक एक्टिविटी भी रहने वाली है। और दूसरी जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ आएगी, और जो हैवी प्लेट होगी वो ऊपर रह जाएगी, और जो कम हैवी प्लेट है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। जिससे क्या होगा, नीचे जो प्लेट गई है उसका जो मटेरियल नीचे गया वहाँ से क्या होगा, लावा उसको गर्म करेगा और उसके साइड में जो है वोल्केनिक एरप्शन बन जाएगा। और ये डिस्ट्रक्टिव होती है, इसकी वजह से ट्रेंच यानी कि खाई बनती है। और जो यहाँ पर भी वोल्केनिक एरप्शन होता है परंतु साइड में होता है, दरार में नहीं होता है। और जो तीसरी है जिसमें स्लाइड होती हैं उसमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पर वोल्केनिक एरप्शन भी नहीं पाया जाता, और उससे ज़्यादा बड़ा भूकंप भी नहीं आता है, और कोई भी माउंटेन वगैरह या खाई वगैरह फॉर्म नहीं होती है। जो दूसरा कारण है वो है पृथ्वी के अंदर एयर प्रेशर, यानी कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मैग्मा मौजूद होता है, जिसके द्वारा बहुत सारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसें बाहर निकलती रहती हैं वोल्केनो के द्वारा। परंतु जब उन्हें बाहर निकलने का स्थान नहीं मिलता है तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है दबाव बनाती है। उस दबाव की वजह से अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन पैदा होते हैं और वही भूकंप का कारण बनते हैं। तीसरा जो कारण है वो है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारे जो प्रेशर एक साथ रिलीज होता है, जिसकी वजह से अर्थ में बहुत सारा जो वाइब्रेशन पैदा होता है। अर्थ जो वोल्केनो है अपने अंदर मैग्मा, गैसेस वगैरह, राख वगैरह बहुत सारी चीज़ें समेटे रहता है, और जो एक साथ फट जाता है जिसकी वजह से एक साथ जो प्रेशर रिलीज होता है उससे बहुत तेज़ आवाज़ और जो है बहुत तेज़ कंपन पैदा होती है, और इस कंपन की वजह से ही भूकंप पैदा होता है। जहाँ भी वो वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ भूकंप आते रहते हैं। आप हुवाई के द्वीपों पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर दिन में कम से कम 100 से 150 तक भूकंप आ जाते हैं। जी आपने सही सुना, 100 से 150 तक भूकंप पर आते रहते हैं। और वहाँ पर लोगों को जो नॉर्मल हो गया है भूकंप आना जापान की तरह, जापान के लोग छोटा भूकंप आने पर तो कुछ बोलते भी नहीं हैं। अर्थक्वेक सेंटर, अब बात करते हैं अर्थक्वेक सेंटर क्या होता है। हमारी पृथ्वी के अंदर जहाँ पर भी गैसों का दबाव बनता है वहाँ पर जो वाइब्रेशन जहाँ से शुरुआत होती है पृथ्वी के अंदर से, उस स्थान को फोकस कहते हैं। और वो धीरे धीरे जब अर्थ की तरफ बढ़ता है, जो सबसे पहले स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है अर्थ के ऊपर, उसको एपिक सेंटर कहते हैं, जो कि फोकस के बिल्कुल ऊपर होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहीं से मेजर होगी किसी भी सेंटर की। यानी कि फोकस का जो ऊपरी बिंदु है पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट पर, वो एपिक सेंटर कहलाएगा। जो नॉर्मली भाषा में हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, इस भूकंप का केंद्र वो था, वो एपिक सेंटर ही होता है। अब बात करें तो जो है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज
डन ऑन सिस्मोग्राफ, यानी कि जो अर्थक्वेक की स्टडी है वो सिस्मोग्राफ के ऊपर की जाती है। सिस्मोग्राफ आपने देखा होगा फिल्मों में वगैरह में, इस तरह कुछ ग्राफ होता है जिस पर रीडिंग चलती रहती है, इसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और इसके ऊपर अर्थक्वेक जो है कि इसकी अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर ही मेजरमेंट ली जाती है और उसको ही मापा जाता है। और जो स्केल होता है अर्थक्वेक को नापने का, यानी कि जो इस सिस्मोग्राफ को जिस पर नापते हैं उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल में क्या होगा कि बहुत सारी रीडिंग को मेजर रख के उसकी जो है तीव्रता नापी जाती है भूकंप की, यानी कि वो कितना तीव्र है, इंटेंसिटी नापी जाती है भूकंप की इंग्लिश में बोले तो। और जिससे जो है उस तरह का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। अब हम आपको बताते हैं उसमें रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक रीडिंग होती है, और उस रीडिंग के अनुसार जो है अलग अलग जो तीव्रता के अनुसार अलग अलग नुकसान होता है। जो सबसे बताते हैं कि कितना कितना नुकसान होता है कितनी कितनी रीडिंग पर। जो सबसे 0 से लेकर 1.9 तक रीडिंग होगी उसमें जो है सिर्फ सिस्मोग्राफ ही डिडक्ट कर सकता है। हम कुछ भी उसमें डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें पता भी नहीं चलेगा भूकंप आया और चला गया, ये बस सिस्मोग्राफ पर ही डिडक्ट हो सकता है, वैसे नहीं बता सकते। और जो दूसरी चीज़ है उसमें छोटे छोटे वाइब्रेशन होंगे, यानी कि आपकी जो टंगी हुई चीज़ें हैं उनको हिला सकता है भूकंप। कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, बट आपके जो टंगी हुई चीज़ें हैं वगैरह, कुछ जो सामान है फुलझड़िया वगैरह जो भी हैं घर में, उनको हिला सकता है। 3 से लेकर 3.9 तक जो है इतना वाइब्रेशन होता है कि जो ट्रक पास करता है आपके पास से, जब जितना वाइब्रेशन होता है उतना ही वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। 4 से लेकर 4.9 तक आपके जो है शीशे की जो खिड़कियां हैं शीशे की वो टूट सकती हैं, और जो सामान छोटे छोटे वो जो ऑब्जेक्ट है वो गिर सकते हैं, यानी कि आपके बर्तन वगैरह गिर सकते हैं। 5 से लेकर 5.9 में आपके जो है वॉल का प्लास्टर झड़ सकता है। अगर आपकी वॉल का प्लास्टर वीक है तो आपकी जो कुर्सी मेज वगैरह भी हिल सकती हैं और काफ़ी डोल सकती हैं। 6 से लेकर 6.9 तक आपके जो है घर के मकान जो कमज़ोर बने हुए हैं वो गिर जाएंगे, और बहुत सारे जो क्रैक आ जाएंगे बड़े से बड़े मकान में भी। 7 से लेकर 7.9 में जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग में फाउंडेशन में सभी तरह का क्रैक आ जाएगा और अंडरग्राउंड पाइप जो है टूट जाएंगे। और 8 से लेकर 8.9 के अंदर तो बिल्कुल ही ज़्यादा तबाही मच जाएगी, और 9 से ऊपर तो कुछ सब कुछ ही डिस्ट्रक्ट तो हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अब बात करते हैं सिस्मोलॉजी के ऊपर। सिस्मोलॉजी क्या होती है? अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है वो सिस्मोलॉजी कहलाती है। सिस्मोलॉजी में क्या होता है, हमें वेव की स्टडी करनी होती है जो अर्थक्वेक के द्वारा निकलती है। इसमें मोस्टली 3 तरह की वेव निकलती हैं जिसमें जो है एस वेव, पी वेव और एल वेव कहते हैं। और जो ये बात है तीनों वेव की, जो प्राइमरी वेव है उनको पी वेव कहते हैं, और ये सिर्फ जो ट्रैवल करती हैं, ये जो ट्रैवल करेंगी, ये जो ग्राउंड में ट्रैवल करेंगी। और इसके जो फास्टेस्ट वेव होती हैं सबसे पहले स्ट्राइक करती है ग्राउंड पर, और जो ये ट्रैवल कर लेती हैं सॉलिड लिक्विड सभी, यानी कि एयर में भी ये ट्रैवल कर लेती हैं। जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रैवल करती है ग्राउंड में भी, और जो इनकी मीडियम स्पीड होती है, यानी कि पी वेव के बाद सेकेंडरी वेव आती हैं, और ये सिर्फ ट्रैवल करती हैं सॉलिड में। जो सरफेस वेव है वो लास्ट में आती हैं, और जो वो ट्रैवल करती है सिर्फ हर सरफेस पर और कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करेंगी। और ये स्लोवेस्ट वेव होती है, यानी कि सबसे बाद में आती है। जो प्राइमरी वेव है जो उनकी स्पीड होती है लगभग 6.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जो सेकेंडरी वेव है उनकी 3.5 किलोमीटर पर सेकंड के करीब की स्पीड होती है। और सरफेस वेव तो बहुत ही जो है आधा किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं। अब ज़्यादा समझाने के लिए क्या होती हैं, पी वेव क्या होती हैं, सिर्फ ग्राउंड मीडियम में चलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो स्प्रिंग जो है आगे पीछे जब मूव होएगा उसी वेव में पी वेव आती है, यानी कि इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। और ये सबसे पहले ग्राउंड पर स्ट्राइक करते सबसे पहले आती है, और ये जो ट्रैवल कर सकती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में, इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये किसी भी चीज़ में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो सेकेंडरी वेव है उसमें जो है बॉडी को इस तरह से मूव किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर नीचे की तरफ मूव हो जाएंगी। और जो ये उसके बाद आती है पी वेव के बाद में, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी होती हैं। और जो है इसमें जो है ग्राउंड जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है, और ये सॉलिड में जा सकती है परंतु लिक्विड में नहीं जा सकती, और ना ही गैस में जा सकती है, सिर्फ सॉलिड में मूव करती है। जो तीसरी वेव है वो सरफेस वेव जो सबसे लास्ट में आती है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह ये सरफेस पर ट्रैवल करती है, और ये सबसे लास्ट में आती है और सबसे खतरनाक होती हैं। इसी की वजह से सब कुछ जो है नुकसान पहुंचता है। और ये रोलिंग एक्शन चलता है इसका ग्राउंड के ऊपर, और ये सबसे कमज़ोर स्पीड की होती है परंतु ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पी वेव इस तरह से चलती है जैसे कि ऊपर ग्राफ बनाया हुआ है, और एस वेव नीचे जो ग्राफ बीच का जो ग्राफ बना उस तरह से चलती है, और सरफेस वेव जो है सबसे नीचे जो ग्राफ बना हुआ है उस तरह से चलती है। पी वेव सबसे कम खतरनाक होती है, सबसे पहले आती है। एस वेव जो है
वो दूसरे नंबर पर आती हैं और ख़तरनाक होती है। और ग्राउंड वेव जो है, जिसको एल वेव भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इनसे बचने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। उस सिस्टम में क्या होगा, जब हाइपो सेंटर जो है, सिस्मिक जो फोकस होता है, वहाँ पर कोई अगर एक्टिविटी होती है, उसके बाद पी वेव और एस वेव आती हैं, जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं पृथ्वी के किसी न किसी स्थान पर। और वहाँ से जो इरप्शन हो, जो वहाँ से पी वेव चलेगी, उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। और उससे क्या होगा कि हम अलग अलग स्थान पर सिग्नल भेज देंगे कि भूकंप आ गया है। आप अपने अपने जो है पहले ही अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है, बट इसमें 2 या 3 मिनट का फ़र्क आ जाता है। ये जापान में काफ़ी ज़्यादा अपनाई जाती है। वहाँ पर जो है सेंसर लगे होते हैं इस तरह के भूकंप आने पर, जिससे क्या होगा कि आदमियों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है। और वे 2-3 मिनट का जो टाइम होता है, उसके अंदर अपनी जो है अपनी पैकिंग कर सकते हैं वगैरह, जो भी कुछ उन्हें करना होगा 3 मिनट के अंदर सचेत हो जाएंगे। इस तरह कुछ जो है काम कर सकते हैं। मे भी इंडिया में भी ये जो जल्दी लाया जाए, परंतु इंडिया में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में कभी कभी भूकंप आते हैं, हर रोज़ भूकंप नहीं आते हैं। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाली वीडियो के लिए सबसे पहले बेल आइकन दबा दो, जिससे सबसे पहले आपको अपडेट